आज हम मशीन लर्निंग की दुनिया से एक बहुत ही दिलचस्प तकनीक को समझने की कोशिश कर रहे हैं, टी-SNE, मतलब टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टोकेस्टिक नेबर एम्बेडिंग। अक्सर हमारे पास इतना सारा डेटा होता है, इतने सारे आयामों में फैला हुआ कि उसे समझना पहाड़ जैसा लगता है। टी-SNE इसी मुश्किल डेटा को 2D या 3D नक्शे में बदलने का एक तरीका है, ताकि हम उसमें छुपे हुए पैटर्न देख सकें। हमारे पास रॉयल रिसर्च का एक लेख है, तो चलिए इसके जरिए इस तकनीक की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये जटिलता को कैसे सरल बनाता है। बिल्कुल, और ये कोई मामूली तकनीक नहीं है। इसे लॉरेंस वेंडर मार्टिन और जेफरी हिंटन ने विकसित किया था। इसकी सबसे खास बात है इसका गैर रेखीय होना, मतलब नॉन लीनियर। नॉन लीनियर, हाँ। सोचिए, पीसीए जैसी तकनीकें डेटा में सीधी साधी मतलब लीनियर पैटर्न ढूंढती हैं, पर असल दुनिया का डेटा तो अक्सर टेढ़ा मेढ़ा और उलझावा होता है। हाँ, टी-SNE इन्हीं जटिल नॉन लीनियर रिश्तों और संरचनाओं को पकड़ने में माहिर है। ये हमें डेटा के अंदरूनी क्लस्टर्स या कह सकते हैं समूहों को देखने में मदद करता है, जो शायद पहले छिपे हुए थे। अच्छा। गैर रेखीय मतलब ये डेटा को ज्यादा बारीकी से समझता है, पर ये करता कैसे है? रॉयल रिसर्च के लेख में इसे संभावनाओं मतलब प्रोबेबिलिटी से जोड़ा गया था। ये थोड़ा समझाएंगे? हाँ हाँ, वहीं इसकी खूबी छुपी है। इसके दो मुख्य चरण हैं, कह सकते हैं। पहले, ये ऊंचे आयाम वाले स्पेस में, मतलब ओरिजिनल हाई डायमेंशनल डेटा में, हर डेटा पॉइंट के पड़ोसियों को देखता है। हाँ, और उनकी निकटता को संभावनाओं में बदलता है। इसके लिए वो गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन का इस्तेमाल करता है। गॉसियन, ठीक है। फिर ये यही काम नीचे आयाम वाले स्पेस में करता है, जैसे 2D मैप पर। हाँ, लेकिन यहाँ ये स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करता है। स्टूडेंट टी डिस्ट्रीब्यूशन, वो अलग क्यों? हाँ, क्योंकि इस टी डिस्ट्रीब्यूशन की पूंछ थोड़ी भारी होती है, हैवी टेल्स कहते हैं। इसका फायदा यह है कि ये समान बिंदुओं को पास रखने और असमान बिंदुओं को थोड़ा और दूर धकेलने में मदद करता है। क्लस्टर ज्यादा साफ दिखते हैं इससे। अच्छा, तो दो अलग-अलग वितरण और फिर ये इन दोनों स्पेसेस की संभावनाओं को मैच करने की कोशिश करता है। लेख में वो कुलबैक-लीबलर डाइवर्जेंस का जिक्र था, सुनने में काफी टेक्निकल लगता है। हाँ, कुलबैक-लीबलर डाइवर्जेंस, केएल डाइवर्जेंस भी कहते हैं इसको। ऐसे समझें, मान लीजिए आपके पास ऊंचे आयाम वाले डेटा का एक बहुत डिटेल वाला नक्शा है और आप उसका एक छोटा सरल 2D नक्शा बना रहे हैं। केएल डाइवर्जेंस बस ये मापता है कि आपका नया छोटा नक्शा मूल बड़े नक्शे से कितना अलग है, एक तरह का अंतर। टी-SNE की कोशिश होती है कि इस अंतर को कम से कम किया जाए, खासकर नजदीकी पड़ोसियों के लिए, मतलब लोकल स्ट्रक्चर्स के लिए। अच्छा, लोकल स्ट्रक्चर्स पर ज्यादा ध्यान। हाँ, ये पक्का करता है कि जो बिंदु ओरिजिनल डेटा में पास-पास थे, वे नए 2D नक्शे पर भी पास-पास ही रहें। जैसे किसी शहर का नक्शा बनाते समय ये पक्का करना कि एक ही मोहल्ले के घर नक्शे पर भी पास हों, भले ही पूरे शहर का आकार थोड़ा बिगड़ जाए। वाह, ये तो कमाल का तरीका है डेटा को देखने का। तो फिर जाहिर है मशीन लर्निंग में इसके कई इस्तेमाल होते होंगे। निश्चित रूप से। सबसे पहले तो डेटा एक्सप्लोरेशन में, मतलब जब आप किसी नए डेटा सेट को समझना चाहते हैं, टी-SNE आपको तुरंत दिखा सकता है कि क्या उसमें कोई नेचुरल ग्रुप्स या क्लस्टर बन रहे हैं, या कोई बिंदु सबसे अलग थलग पड़ा है, आउटलायर जिसे कहते हैं। फिर क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन में, खासकर इमेज या टेक्स्ट जैसे जटिल डेटा के साथ, ये दिखाता है कि आपके मॉडल के सीखने से पहले ही डेटा कैसे बटा हुआ है। और हाँ, एनोमली डिटेक्शन यानी विसंगति का पता लगाने में भी ये बहुत उपयोगी है। एनोमली डिटेक्शन जैसे सोचिए, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड का मामला, हजारों नॉर्मल ट्रांजैक्शंस एक घने समूह में दिखेंगे, जबकि कुछ असामान्य फ्रॉड वाले ट्रांजैक्शंस उस समूह से अलग दूर दिखाई देंगे। सही है। और मैंने रॉयल रिसर्च के लेख में पढ़ा कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग (NLP) में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है। जैसे वो वर्ड टू वेक जैसे वर्ड एम्बेडिंग्स को विजुअलाइज करने के लिए। ये दिखाता है कि कैसे राजा, रानी, पुरुष, महिला जैसे शब्द स्पेस में संबंधित जगहों पर दिखते हैं। हाँ, शब्दों के बीच के वो अर्थपूर्ण संबंध देखना वाकई आकर्षक होता है। लेकिन कुछ दिक्कतें भी हैं। हाँ, जैसा कि शक्तिशाली उपकरणों के साथ अक्सर होता है, टी-SNE का उपयोग करने में कुछ चुनौतियां भी हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहली है कंप्यूटेशनल कॉस्ट। ये काफी महंगा पड़ सकता है, मतलब टाइम और रिसोर्स के हिसाब से। अच्छा, खासकर बड़े डेटा सेट पर। अच्छा। इसकी कॉम्प्लेक्सिटी O(n)² है,
मतलब अगर डेटा पॉइंट्स की संख्या दोगुनी होती है तो लगने वाला समय लगभग चौगुना हो सकता है। ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, आजकल बॉन्ज़हर्ट टीसने जैसे तेज तरीके मौजूद हैं, ऑप्टिमाइज्ड वर्जन है, पर फिर भी ये एक सीमा तो है। और पैरामीटर्स का क्या? लेख में जिक्र था कि ये परप्लेक्सिटी और लर्निंग रेट जैसे पैरामीटर्स के प्रति काफी संवेदनशील है। बिल्कुल। परप्लेक्सिटी एक तरह से ये बताता है कि हर डेटा पॉइंट अपने कितने नज़दीकी पड़ोसियों को ध्यान में रख रहा है। इसे सही सेट करना ज़रूरी है और अक्सर सही नतीजे पाने के लिए अलग-अलग वैल्यू के साथ एक्सपेरिमेंट करना पड़ता है। यही बात लर्निंग रेट पे भी लागू होती है। गलत पैरामीटर चुन लिए तो भ्रामक विजुअलाइजेशन बन सकते हैं, एकदम अलग दिख सकता है डेटा। ये तो एक बड़ी चेतावनी है। मतलब विजुअलाइजेशन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं कर सकते। और लेख में एक और जरूरी बात कही गई थी, क्लस्टर के बीच की दूरी का मतलब हमेशा वास्तविक दूरी नहीं होता। क्या ये सच है? हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। टीएसएनई क्लस्टर्स को दिखाने में बहुत अच्छा है, मतलब कौन से बिंदु एक साथ हैं। लेकिन एक क्लस्टर दूसरे से कितनी दूर दिख रहा है मैप पर, इस पर पूरी तरह भरोसा नहीं करना चाहिए। अच्छा, ऐसा क्यों? क्योंकि टीएसएनई का मुख्य फोकस लोकल स्ट्रक्चर को बचाना है। ग्लोबल दूरियों को सही सही बनाए रखना उसकी प्राथमिकता नहीं है। तो हो सकता है दो क्लस्टर मैप पर दूर दिखें, पर असल डेटा में उतने दूर ना हो, या पास दिखें और असल में दूर हों। समझ गई। तो सिर्फ टीएसएनई प्लॉट देखकर ग्लोबल स्ट्रक्चर के बारे में बड़े निष्कर्ष निकालने से बचना चाहिए। बिल्कुल। ये सवाल उठाता है, हमें इन विजुअलाइजेशंस पर कितना भरोसा करना चाहिए। प्रभावी उपयोग के लिए मेरा मानना है डेटा को ठीक से प्री प्रोसेस करना, पैरामीटर्स के साथ प्रयोग करना और शायद परिणामों को पीसीए जैसी दूसरी तकनीकों से मिलाना, वैलिडेट करना, ये सब महत्वपूर्ण है। तो कुल मिलाकर टीएसएनई एक शक्तिशाली लेंस है जिससे हम हाई डायमेंशनल डेटा के अंदर झांक सकते हैं, छिपे हुए पैटर्न और समूहों को उजागर कर सकते हैं। लेकिन इसे सावधानी से इस्तेमाल करना होगा, इसकी सीमाओं को समझते हुए। एकदम सही कहा। और जाते जाते सोचने के लिए एक बात। हाँ, टीएसएनई हमें दिखाता है कि डेटा में क्या क्लस्टर हैं, पर यह हमेशा ये नहीं समझाता कि वे क्लस्टर क्यों बने हैं, उनका कारण क्या है। तो क्या कभी-कभी विजुअलाइजेशन की ये स्पष्टता, ये सुंदरता हमें डेटा की गहरी, शायद अधिक महत्वपूर्ण जटिलताओं या कारणों से विचलित कर सकती है? ये कुछ ऐसा है जिस पर आगे विचार किया जा सकता है।